Q अगेंस्ट V का ग्राफ बनाते हैं तो हमने कहा था कि उसमें आपको एरिया जो मिलेगा वो मिलेगा एनर्जी स्टोर्ड। पिछली क्लास में हमने इसकी यूनिट जस्टिफिकेशन दी थी वो एएस स्टाइल में, और ये हमने लिखा था। यहां से शुरू कर लेते हैं। तुम लोग एरिया के एनर्जी के जो 3 फॉर्मूलाज हैं वो कॉपी कर लो जल्दी से। These are the formulas for energy। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। इसको हमने असेसमेंट में भी रखा हुआ है। इससे पहले हमने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहने को 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल मेरी जजमेंट ये है कि वो एएस में ज्यादा नहीं घुसेगा। जैसे आपने अभी टेस्ट में देखा कि वो थोड़ा बहुत एएस से तो मिक्स करके दे ही रहा था। अब उसने ऑफिशियली वो एएस से हटा दिया है, तो वहां एक रिलैक्सेशन की है, लेकिन यहाँ वो दोनों चीजें कोर्स में है। तो टेक्निकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक चैप्टर है और कैपेसिटर एक चैप्टर है। ये छोटा चैप्टर है और मैंने साथ साथ मार्किंग कराई है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से अनइम्पोर्टेंट है। देखो ये जो फॉर्मूला आया, ये वाला फॉर्मूला, अभी हमने इसको पीछे भी कॉपी किया था। ये जो फॉर्मूला आया ये बेसिकली कहां से आया है? एरिया अंडर द ग्राफ से। ये फॉर्मूला एरिया अंडर द ग्राफ से जनरेट हुआ है। और हम अगर यहां से प्रोसीड करें तो फॉर्मूला आ रहा है एनर्जी चेंज का। ये जो ग्राफ्स होते हैं, सबसे बड़ा खतरा जो है ग्राफ्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो 2 पॉइंट्स देता है। वो कहता है 10 पर और 20 पर एनर्जी चेंज निकालें। 10 वोल्ट पर एनर्जी, फिर 15 वोल्ट पे एनर्जी और डिफरेंस निकालें। जब 2 अलग अलग पोटेंशियल पर कैपेसिटर होता है तो उसकी एनर्जी चेंज का ये फॉर्मूला है। आपने ऐसे एक फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। याद है किसी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। आपने अब हेडिंग डालनी है एनर्जी चेंज और उसमें ये वाला फॉर्मूला कॉपी करिएगा। सबको पेपर 5 की बुक अरेंज करनी है और इस फ्राइडे तक सबके पास बुक होनी चाहिए, वरना हमें फिर वो एक ऑप्शन है कि हम उन बच्चों को माजरत करें जो पेपर नहीं लेकर आते। फ्राइडे तो वैसे हमारे कुछ लोग डक मारते हैं रेगुलर गर्ल्स में बॉयज में, तो अच्छी बात है कम लोग होंगे। तो पिछली बार हमने बहुत अच्छा काम किया था। तो जो लोग पास पेपर नहीं खरीदेंगे, जो लोग पास पेपर नहीं खरीदेंगे तो आई एम थिंकिंग हम उनको क्लास में ना लाएं, तो उनका भी फायदा हमारा भी फायदा। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सब लोग काम शुरू कर दें, मोबाइल फोन का सस्ता यूजेज मिनिमम कर दें। लिखिएगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर changes as potential difference across the plates changes. Energy stored in a capacitor changes. Energy stored in a capacitor changes as potential difference across a across the plates change, across the plates changes। ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट बन गया कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स पे पोटेंशियल बदलता है तो उसमें एनर्जी चेंज बदल जाती है। जब एनर्जी चेंज बदलेगी, जब एनर्जी चेंज बदलेगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाकर एग्जामिनर कहेगा कि एनर्जी चेंज निकालो। इसके नीचे अब ब्रैकेट ओपन करके लिखिएगा कॉमनली इट्स अ ग्राफिकल अप्रोच,
नीचे लिखिएगा ब्रैकेट ओपन करके कॉमनली इट इज अ ग्राफिकल अप्रोच लेट 15 मिनट बोला था, 7 मिनट बाद क्या मतलब 15 मिनट तो रेगुलर है ना। चलो अब उसके बाद आज का दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ, आज का सेकंड कॉन्सेप्ट बनाओ। देखिए प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, आज का सेकंड कॉन्सेप्ट देखिएगा कि हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो टोटल वर्क डन होता है या टोटल एनर्जी ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूवी। सीआई कहता है कि ये फॉर्मूला क्यूवी बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता। मैं आपको याद दिलाता हूं कि ओ लेवल में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वोल्टेज इज इक्वल टू W अपॉन Q। किसी को याद है डेफिनेशन? व्हाट इज वोल्टेज? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसमें W को सब्जेक्ट बनाओ, Q V। तो ओ लेवल का फॉर्मूला है कि वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the product of charge and voltage। ये कौन से मैंने वहां से किया। अब हमारा कोर्स कहता है कि कोई भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में जो टोटल एनर्जी ट्रांसफर होती है वो QV है। अब हमने सीखा कि जो एनर्जी सिस्टम में जाकर कैपेसिटर पे स्टोर करेगी वो मैक्सिमम कितनी है। कौन सा रिपीट करो, किसी सर्किट में जो टोटल एनर्जी ट्रांसफरेबल है वो क्या है, क्यूवी। और जो एनर्जी स्टोर हो जाती है मैक्सिमम वो कितनी है। तो क्या है, कैपेसिटर एट मैक्सिमम सिर्फ 50% एफिशिएंट है। गुड, अब आपको ये पूरी स्क्रीन कॉपी करनी है। ये आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। ये आज का सेकंड कॉन्सेप्ट है। ये मैंने पहले बता दिया है कि हम इस मंथ में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम जो ट्रांसक्रिप्ट डेवलप कर रहे हैं वो हम पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी नजर में उसका कोई बड़ा फायदा नहीं होता। अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंट है कि उसने खराब परफॉर्म करना है तो वो करता रहेगा, लेकिन हमारा एज ए ड्यूटी आपको ये करना होता है। इसको करना भी शुरू में चाहिए, क्योंकि पीटीएम वगैरह जब होती है तो उसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस वक्त तक आधा सेशन तो गुजर चुका होता है। सो बट आई एम प्लानिंग कि मैंने आपको बताया था कि ये मंथ हम लोगों का वेट करूंगा मैं कि लोग अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। जिन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही लो है उनको मैं इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट्सएप कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास में होता ये है कि अगर आप किसी को बार बार कहें कि तुम बिल्कुल फारिग हो, नहीं पढ़ रहे, तो उसका कोई और नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता। इंडिविजुअल लेवल पे लोग बहरहाल A2 के लोग कम से कम सोचते जरूर है कि यार मैं कोई मसला कर रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस ट्रांसक्रिप्ट इतना खराब है तो ये तो मेरे लिए नुकसानदेह है। तो नवंबर में मेरा प्लान है कि नवंबर में इंशाल्लाह मैं ये पेरेंट्स से शेयर करूंगा जिनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। 50-60 तो चलता है, वो तो आप वहां तक आ गए तो ठीक है। जो लोग 50 या 60% से भी नीचे हैं उनको बहरहाल सोचना चाहिए। और ये नुकसान हम सबका है कि अगर हम सपोज कि कोई मिलके काम कर रहे हो तो ज्यादा कोशिश करते हैं कि सबका इंप्रूवमेंट आए। हमारा आज का दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितना चार्ज आप भेजेंगे उसमें से कितना चार्ज कैपेसिटर स्टोर करेगा। उसमें से कैपेसिटर सिर्फ आधा स्टोर करेगा, यानी कैपेसिटर सिर्फ आधा, यानी 50% जो है वो एफिशिएंट है। दो लाइनें छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा कॉमन यूजेस ऑफ कैपेसिटर। सब लोग प्लीज हेडिंग डालें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल फोन का सस्ता यूजेज बंद कर दें। अगर 10 रुपए का पैकेज ऑन कराया है तो वो शाम तक तो कम से कम होगा। कोशिश करें कि अगस्त में भी मोबाइल यूज कर सकें। फिर वो मैसेज आता है ना कि आपका नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, योर सब्सक्राइबर डज नॉट एग्जिस्ट। जब इन्होंने सिलेबस अपडेट किया 2022 में, और ये मैं आपको बताता रहता हूँ कि अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि उससे पहले पेपरों में बड़ा फर्क है। सिलेबस का सबसे पहला अपडेट हुआ 2002, फिर 2007, फिर 2016 और फिर 2022।
अब जो लोग स्मार्ट हैं वो रिवर्स ऑर्डर में पेपर करते हैं, यानी 2018 के कर लिए, 2016, 15, 14, 22 इस तरह करते गए। और अगर आप टॉपिकल बुक से कर रहे हैं तो कम से कम 2012 तक तो जाएंगे। तो 2022 से पहले तुम्हें कुछ सवाल नजर आएंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे लगेंगे। और अगर तुम्हें ये पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है तो तुम टीचर से लिस्ट शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये कोर्स में है या नहीं। जैसे कैपेसिटर में एक टॉपिक ऐड हुआ है एक्सपोनेंशियल वाला, सिर्फ वो एक अकलौता टॉपिक है जो प्रॉब्लम बन सकता है, यानी जो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला है T is equal to CR। बाकी कैपेसिटर बहुत सिंपल है, कैपेसिटर में कभी कोई मुश्किल सवाल नहीं आते। सिर्फ वो एक टॉपिक 2022 में ऐड हुआ है जिसका मैंने अलग से एक हैंडआउट भी शेयर किया था और मैं उसकी वर्कशीट अगले होमवर्क की कैटेगरी में शेयर करूंगा। कैपेसिटर यूज होते रहे हैं कैमरा फ्लैशेस में, आज भी वो बड़े वाली फ्लैश गन्स होती हैं जो कि आप जाते हैं जब किसी सेरेमनी वगैरह में तो वो उसको लेकर घूम रहे होते हैं, तो वो जो बड़े डिस्चार्ज फ्लैश लाइट्स होती हैं वहां कैपेसिटर लगते थे। कार्डियक डिफिब्रिलेशन है, ये वो डिवाइसेस होती हैं जो हार्ट पेस को कंट्रोल करती हैं, जो हार्ट की जो रेगुलेशन है उसके लिए होती है। ऑडियो इक्विपमेंट एंड एक्सेलेरोमीटर, ऑडियो इक्विपमेंट जैसे हम बहुत सारे माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो अच्छे लाउड स्पीकर होते हैं जो कि जिनमें आवाज रेजोनेट नहीं करती, माइक्रोफोन भी ऐसे होते हैं, वहां पर हम इनको यूज करते हैं। उसके बाद वी हैव एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर क्या होता है? जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। चार्ज पार्टिकल को कैसे भगाओगे? अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल है तो उसके पीछे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दो और सामने एक नेगेटिव प्लेट लगा दो, कि मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा? अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल के पीछे पॉजिटिव प्लेट हो, सामने नेगेटिव प्लेट हो, तो क्या वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा? इसको हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? एक्सेलरोमीटर। तो आपने हेडिंग डाली थी कॉमन यूजेस ऑफ कैपेसिटर, उसमें ये लिस्ट कॉपी होगी। होमवर्क की डेडलाइन है, जिसको पूरे 5 नंबर चाहिए वो आज सबमिट करा दे, नहीं चाहिए तो बेशक सबमिट ना कराए, मौज करे। आज बहुत होते हैं, आप 50 नंबर भी लोगी तब भी वो रेशियो में तो वही आ जाएगी ना। अब तो आप लोग माशाल्लाह A2 में हो, आप अगर बच्चे जिद करें आपके लिए 100 मार्क का होमवर्क बेटे जाओ 100 नंबर ले लो, बाद में उसको आप 100 मार्क का मार्क करो, बाद में 100 से डिवाइड कर दो, स्केलिंग होती है। लेकिन 100 मार्क्स होगा तो थोड़ी मोटिवेशन तो होगी ना। अब यार क्या नाम है इसका, सुबाता ना, अरे तो 40 मुझे इसका नाम याद हो जाए। मसला ये नहीं है, मसला ये कि मोटिवेशन बाकी चीजों में है ना, कि हर बंदा जो है सबसे आगे डांस कर रहा था ना, वहां मोटिवेशन कहां से आएगी? मतलब मैं प्रोवर्बल सेंस में कह रहा हूँ ना, नाले पर आपके समझ टिकटॉकर वाकई जाके डांस करते हैं, बेवकूफ थोड़ी है, डांस करना ये इसको तो नहीं, ये तलवार भी करता होता है, तब बेवकूफ नहीं है कि बगैर पैसों टिकटॉक बना चुका है तो उसको पता है कि बगैर पैसों के कोई काम नहीं करेगा, वहां तो और तरह के लोग बैठे होते। कैमरा फ्लैश, अब देखो बोर्ड पर, ये वो पुराने वाले कैमरास हैं जिनके अंदर एक रेगुलर बैटरी होती थी, हम इनमें एक बड़ा कैपेसिटर लगाते थे, उसको चार्ज करते थे। कुछ लोगों ने शायद वो वाले कैमरास अभी भी यूज किए होंगे, जैसे अपार्ट फ्रॉम जो कुछ लोगों ने वाकई यूज किए होंगे, वो जो बड़े कैमरास नहीं आते जो प्रोफेशनल होते हैं, बैटरी होती है उसको चार्ज करना पड़ता है, फिर वो फ्लैश के बाद फिर चार्ज होता है। ये मोबाइल से तो आप कैमरा से पिक्चर लेते जाते हैं ना, तो उनमें हम कैपेसिटर लगाते हैं और उसको भर के फिर हम स्पार्क कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर चार्ज होता है। जो बड़े DSLR वगैरह होते हैं, ये बेसिकली डिवाइसेस होती हैं जो हार्ट का नॉर्मल जो बीटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करके रखती हैं। कुछ लोगों की हार्ट की बीटिंग जो है वो इरेगुलेट हो जाती है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे आपने पेशेंट्स को कभी अल्लाह न करे अपने घर में देखा हो, तो दिल की धड़कन अगर इरेगुलेट हो जाए तो ये उसको कंट्रोल करते हैं। इसकी एक कैटेगरी कहलाती है पेसमेकर, और इससे हार्ट रेगुलेट होता है। अब ये आपको पता है ना कि जो हार्ट का मोशन है वो एक वोल्टेज ड्रिवन फिनोमिना है, एक मामूली सा वोल्टेज होता है ना, तो जहां तुम्हें किसी चीज को वोल्टेज पर कंट्रोल करना हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी स्टेबलाइजर, हमारे घरों में अभी भी होते हैं, वहां पर हम
पेशेंट को एक पेस मेकर लगा के देते हैं जो एक इलेक्ट्रिक पल्स बना के देता है ताकि हार्ट की जो वाइब्रेशन है वो कंट्रोल हो सके। वहां पर कैपेसिटर लगते हैं। कैपेसिटर बेसिकली चार्ज को रेगुलेट कर सकता है। कैपेसिटर प्रिवेंट्स द साउंड फ्रॉम डिटोरिएटिंग ड्यू टू अंडर वोल्टेज। अगर आप मेरी बात को गौर से समझेंगे तो आपको यह असूल समझ में आ जाएगा कि चाहे वो साउंड सिस्टम हो, चाहे वो हार्ट का पेस मेकर हो, चाहे वो एक बैटरी का फ्लैश लाइट हो, हर जगह बेसिकली कैपेसिटर का काम ये है कि वो किसकी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लेता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने समझाया था कि कैपेसिटर रन ऑफ रिवर डैम है। जैसे स्विमिंग पूल में पानी देखने में लेवल होता है लेकिन पानी आता भी है और निकलता भी है, इसको कहते हैं रन ऑफ रिवर। तो कैपेसिटर बेसिकली एक रेगुलेटर है, वो वोल्टेज को ज्यादा आए तो होल्ड कर लेता है, कम पड़ जाए तो वो अपने पास से पूरा कर देता है। ये भी वही डिवाइस है। साउंड सिस्टम पे कुछ लोगों ने काफी काम किया होगा, जो हेडफोन्स होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं, साउंड डिप्रेसर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो कैपेसिटर होते हैं ये वोल्टेज को फ्लक्चुएट होने से रोकते हैं। फायदा क्या होता है, आप कहते हैं आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज सिग्नल ड्रॉप होते हैं तो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाता है। हम जो साउंड सिस्टम बनाते हैं उसमें हम साउंड सिग्नल को असल में किसमें कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज सिग्नल में। यही माइक्रोफोन करता है ना, माइक्रोफोन जो आवाज रिसीव कर रहा है वो तो एक साउंड सिग्नल है, वो साउंड सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है, वोल्टेज सिग्नल में। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाए तो रिजल्ट में साउंड क्या करेगा, सुनते वक्त या रिसीव करते वक्त साउंड क्या करेगा, वो भी फ्लक्चुएट करेगा। तो कैपेसिटर किसको रोक लेता है, अंडर वोल्टेज को। कैसे रोक लेता है, कैपेसिटर इज लाइक अ लिटिल स्टोरेज। जब वोल्टेज सिस्टम में ड्रॉप करता है तो कैपेसिटर अपने पास से वो वोल्टेज पूरा कर देता है। इसी तरह अगर हर्ट का वोल्टेज ड्रॉप कर जाए तो उर्दू में क्या कहते हैं, ये जो फीलिंग होती है, कभी आप पता ना करें किसी को हुई हो, जब हर्ट की बीट स्लो हो जाती है, किसी को फील हो, रिजल्ट वाले दिन वो बढ़ जाती है। वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन इज देयर। इसी तरह दिल की धड़कन बाजों का स्लो हो जाए तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप बेहोश हो रहे हैं। इसको उर्दू में कहते हैं लफ्ज, दिल डूब रहा है। आउटस्टैंडिंग हमारी उर्दू लैंग्वेज, लोग इसको बोलते वक्त शर्माते नहीं, आई एम फ्रॉम अमेरिका, भले बच्चा बिल्कुल आपको गोली मार का लग रहा, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग लैंग्वेज है। हर्ट फील दैट यू आर सिंकिंग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक कि अगर हमारे हार्ट का कंट्रोलिंग वोल्टेज ड्रॉप कर जाए तो आपको बहुत मुश्किल है कि आप उठ के बैठ भी सके। तो कैपेसिटर क्या करेगा, यहाँ कैपेसिटर क्या कर रहे हैं, जो वोल्टेज की शॉर्टेज है, जो वोल्टेज की शॉर्टेज है उसको वो पूरा कर देता है और उससे आपका हार्ट रेगुलर वो जो 70 का नंबर है वो पूरा कर सकता है। उसके बाद आप अगला एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल देखें, जो एक्सेलेरोमीटर होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं जिसमें वो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले भी 2-3 मर्तबा समझाया है, बट वांट टू रिकॉल इट अगेन कि अगर ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है और तुम उसमें यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट लगा दो और यहाँ एक नेगेटिव, तो क्या इस पार्टिकल पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगी? ये रिजल्टेंट फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ये डिवाइसेस जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं, टच स्क्रीन है आपके पास, माइक्रोफोन है और मोशन सेंसर्स है, सब में आपको इनकी जरूरत पड़ती है। और मोर अंडरस्टैंडिंग, ये आपको एक प्लेलिस्ट का रेफरेंस में भेजूंगा और ये एनिमेशंस है, क्योंकि इनका टाइम नहीं है यहाँ चलाने का, लेकिन इसको देखने से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन सकता है। सीआई तो खैर बारन ये कहता है कि आप बच्चे को ये सारे एक्सपेरिमेंट करवाएं, मतलब पेस मेकर लगा दें उसको ना, और फिर उसको पूछें कि बेटा कैसा फील हो रहा है। तो ये बेसिकली जो फिजिक्स है ये लैब में जाकर बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, लेकिन बारन एनिमेशन से भी काफी चीजें क्लियर होती हैं। मैं इसका लिंक आपको ग्रुप पे डाल दूंगा और मेरा टारगेट ये होगा कि इसकी एक पीडीएफ शेयर कर दी जाए। यूजेस बेसिकली जो सीआई कह रहा है, जो सीआई खुद कहता है ना, वो यूजेस कोर्स में फिर आते हैं। टाइम डिले का बड़ा फेवरेट यूजेज है। उसके बाद अब सर ये यूजर्स के डिस्क्रिप्शन लिखने भी आते हैं। हाँ, अभी तक नहीं आई लेकिन कोर्स में
अभी तक नहीं आई क्योंकि टॉपिक 2022 में अपडेट हुआ है, मतलब ये जो तुम पढ़ रहे हो 2022 का अपडेट है। अच्छा, अब तुमने जो लिखा था उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना रेफर टू नोट्स ऑन द ग्रुप, रेफर टू नोट्स ऑन द ग्रुप। उसके बाद आप 2 लाइनें छोड़िएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस। ये टॉपिक मार्क होगा इंपॉर्टेंट। गलती हुई है, पिछले टॉपिक में मार्क कराना था कि न्यू टॉपिक है वो जो मैंने आपको एडिट करवाई थी ना, यूजेस ऑफ कैपेसिटर, वहां लिख दो 2022 ये वाली हेडिंग डालें और इसको मार्क कर लें इंपॉर्टेंट। What is an electric field? It's a region in a space. Experiences a force. What is capacitance? It is the charge stored. बाकी अगले साल बताइए, जल्दी बोलो। C is equal to Q upon V. ये फॉर्मूला है। It is the charge stored per unit PV across the plates of a capacitor. कैपेसिटर के चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछी गई डेफिनेशन है जो हमें एज यूजुअल याद नहीं है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? फॉर्मूला बताओ। C is equal to Q upon V. It is the charge stored per unit PD across the plates of a capacitor. Is it a quantity or is it's a ratio? It's a ratio. अब बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और इसी पर ये चैप्टर फिर खत्म हो रहा है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो तो उसके लिए तुम किसी चीज पर चार्ज स्टोर करते हो। जब तुम कैपेसिटर बनाते हो तब भी तुम किसी चीज पे चार्ज स्टोर करते हो। It's a very strong similarity that an electric field is actually a region around a charged source. A capacitor is a combination of two plates. One of them is positively charged and other one is. अब गौर से देखिएगा, ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से फॉर द टाइम बीइंग इस चार्ज को हटा दें तो क्या यही डायग्राम कैपेसिटर की भी है? तो आज का इस चैप्टर का मेन आखिरी कॉन्सेप्ट बनाओ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड, टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स आर यूज्ड। सेम टू चार्ज प्लेट्स विल सर्व एज अ कैपेसिटर आल्सो। जब तुम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो तो उसको बनाने के लिए असल में तुम किसी चीज को चार्ज करते हो। चार्ज करने का मतलब उसमें क्या रखते हो? Capacitance. So electric field and capacitance coexist. क्या कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तुम कैपेसिटर बनाओगे तो क्या बन जाएगी? और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो कैपेसिटर बन जाएगी। ये इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो दो प्लेट्स के दरमियान तो असल में वो क्या बन जाता है? हाँ, अगर तुम चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए छोड़ोगे तो वो अलग बात है, वो तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। सो जब भी आप एक कैपेसिटर बनाते हैं उसकी प्लेट्स के बीच में कौन सी फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है? तो लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस को एग्जिस्ट। Electric field and capacitance coexist. Next line. When a parallel plate capacitor is charged,
when a parallel plate capacitor is charged an electric field is established between the plates. So concept क्या है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो कैपेसिटेंस बन जाएगी साथ, और अगर तुम कैपेसिटेंस बनाओगे तो साथ क्या बन जाएगी, ये कॉपी होगा। किसी सब्जेक्ट का ये है वो कैंपस किसी सब्जेक्ट में ये है, कोई भी नहीं है, वो खत्म हो गया ये मुझे नहीं पता अभी है। नहीं। हम एक कैंपेन शुरू करना चाह रहे हैं, शुरू कर दिए ये वी नीड टीए ऑन द कैंपस। हैशटैग डालने से आई वांट कि उसका मेरे ख्याल में तो फायदा होगा, यही मुझे लोगों से राय देनी है। आप इग्नोर करो, चले लिखेगा कि an isolated, इनका फेवरेट वर्ड, an isolated charge conductor behaves like a capacitor, ये कॉपी होगा। आप बोर्ड पे लिखिएगा, देखिए अब ये चार्ज कैपेसिटर है और मैंने आपको क्या सिखाया कि जब तुम किसी चीज को चार्ज कर देते हो तो उसके अराउंड क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो चार्ज हुआ हुआ ऑब्जेक्ट और क्या बन जाता है, सी फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर बन जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जनरेट करोगे वो कैपेसिटर साथ में कॉम्प्लीमेंट्री में जनरेट हो जाएगी। सो लाइन चेंज करिएगा और लिखिएगा कि हेंस कैपेसिटेंस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, जैसे हमारे लोग होटल में जाके पूछ रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, लिखिएगा कि हेंस कैपेसिटेंस इज a complementary effect of an electric field ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी ये डायग्राम बनेगी इसकी वैलिडिटी कैसे चेक होती है, इस सारे एरोस पीछे बढ़ाएं तो सेंटर पर मीट करने चाहिए, नहीं करेंगे तो वो स्माइल करेगा कि ये A2 वाला बच्चा है जिसका पूरा A लेवल का रीटेक लग गया। लालच क्या बोलूं, कुछ लोग होते हैं वैसे वो नहीं, वो तो कहते हैं आप A2 में रिजल्ट देकर जाए, लेकिन बच्चा है बाहर से होते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए। हाँ, वो लाहौर में जाएगा तो वहाँ लिखा होता है बसों के पीछे ना, ये रक्षों के पीछे तू लग जा साड़ी का, ये वही चीज है, तुम चले जाओ अच्छी यूनिवर्सिटी, मैं तो तेरे खुश हूँ, तो आप बहुत मुश्किल है समझना इस बात को। जल्दी जल्दी साइड हेडिंग दे दें डेरिवेशन, क्या कॉपी कर रहा है, तो कॉपी कर भी नहीं रहा तभी कॉपी हो रहा है।
क्या सर पिछले जन्म में नहीं सर मार्क्स एक था एरो पे लगाने में टाइम लगता लिख दो कि these are errors. Derivation theory डाले है इस चीज का फॉर्मूला था ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है और ये कैपेसिटर का है? दोनों को इक्वेट कर दें। जिन्होंने पास्ट पेपर की क्लासेस ली उसमें हमने ये डेरिवेशन की थी ना, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर घुसा हुआ था। तो ये कॉपी करिएगा। नाउ बेटा बात ना हो। दोनों को इक्वेट करें तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और उसको फिर रीअरेंज कर लें। कॉपी होगा। है ना आइसोलेटेड। आप देखिए ना सर, अलग से नया नहीं है लेकिन आइसोलेटेड तो इसमें भी है। सॉरी वो कौन सा नहीं, वो तो प्रॉपर वो तो एक डेटाबेस पे है। अब आप बोर्ड पे देखिएगा, जब आप बेटा बात करो, जब आप एक स्फीयर को चार्ज करोगे तो उसकी कैपेसिटेंस इस फॉर्मूला से निकलेगी और जब आप उसको कंपेयर करोगे किसी भी कैपेसिटर से तो वो बिल्कुल वैसा बिहेव करेगा जैसे एक रेगुलर कैपेसिटर करता है। सो एक चार्ज्ड स्फीयर will behave like as if it is a capacitor. तो लिखिएगा कि a charged isolated sphere, a charged isolated sphere behaves as if it's a capacitor, as if it is a capacitor. फिर ये वाली डायग्राम बनेगी। ये वाला टॉपिक जो है वो लेटेस्ट पेपरों में बहुत आया है और मार्च के पेपर हो या उस दिन मार्च के पेपर शायद कर रहे थे और उसमें हमें ये टॉपिक मिल रहा था। तो ये इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मर्ज किया है। तो ये कैपेसिटर का टॉपिक है और अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड के सवालों में मर्ज हो जाता है। नहीं जरूरी नहीं है। Parallel plates एक ऑप्शन है, one of the many designs of a capacitor. This is also a capacitor. Capacitance and electric field are mutually interconvertible features. ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर तुम कैपेसिटर बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो कैपेसिटेंस बन जाएगी। ये कॉपी करिएगा। चलिए अब ये कॉपी करें। हाँ लेकिन बात नहीं कर सकते, ये रूल थोड़ी कि मैंने कॉपी कर लिया ऐसे चीजें बात। आराम से बैठो, कॉपी कर भी लिया। हेडिंग डालिएगा नोट सेक्शन से पीछे आकर रजिस्टर के आखिर में और वहां हेडिंग डालिएगा फॉर्मूला लिस्ट फॉर कैपेसिटर। बेटा बात रोक लो प्लीज। हाँ फॉर्मूला सारे पीछे कॉपी करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा है।
हेडिंग डालिएगा कैपेसिटर और पीछे आकर रजिस्टर के आखिर में वहां तो छपी फॉर्मूला रही, तो वहां तो बस कैपेसिटर लिख दें और ये वाले फॉर्मूलास कॉपी करें। सबसे पहले कैपेसिटर का मेन फॉर्मूला है, उसके बाद कैपेसिटर्स इन सीरीज और उसके बाद कैपेसिटर्स इन पैरेलल। फिर ये फॉर्मूलाज हैं जो आज हमने कॉपी किए, आज बनाए हैं। उसके बाद अब ये वाले फॉर्मूलाज देखिएगा जल्दी जल्दी। उसके बाद ये वाले फॉर्मूलाज हैं 2022 के सिलेबस में जो ऐड हुए। और इस हाँ कौन सा ये वाला रेजिस्टेंस। यूनिट्स उसके बाद इसके यूनिट्स कॉपी करें। ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। आप लोग पेज बदलते हैं और हेडिंग डालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कल भी करेंगे, बिल्कुल सही करें। नहीं खत्म क्यों करें भाई, आज क्या है, चुप करके बैठ जाए। फ्रेश और माइंड दो अलग चीजें हैं इस ग्रुप में ना। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। AS-A2 का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इस पर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कम्स एवरी ईयर एंड इट इज इन लेंथ वाइज सबसे बड़ा चैप्टर है। मुश्किल नहीं है, ओ लेवल की मेमोरी कॉल होती जाती है इसमें। ये वो चैप्टर है ओ लेवल का, इसका नाम ओ लेवल में था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये ओ लेवल में, फिर ओ लेवल से बाद AS हट गया और A2 में वापस आया आपसे मिलने के लिए। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स। चैप्टर की रेटिंग लगाइएगा मैक्सिमम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कम्स एवरी ईयर एंड द लॉन्गेस्ट चैप्टर हुई है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म चैप्टर की पहली हेडिंग आएगी। चैप्टर का नाम दे दें, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। इस वक्त ये A2 का सबसे बड़ा चैप्टर।
चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड और उसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू। अब यहाँ जिन्होंने ओ लेवल में कुछ मेहनत की है, ज़्यादा मेहनत तो कनेक्टेड रहती है, भले वो मेमोरी के पीछे हो भी जाए बट वो वापस आती है, तो आपको ओ लेवल की कुछ चीजें याद आती जाएंगी। हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि मैग्नेट्स जो हैं ये नेचुरल रिसोर्स होते हैं और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए थे, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह डिस्कवर हुए, तो ये वो मटेरियल है जो नेचुरली आयरन को और स्टील को अट्रैक्ट करता है। बाद में फिर इसके बहुत सारे यूजेस बन गए। हमने ओ लेवल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि इट्स अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन व्हिच अनदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये बेसिकली ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है और वहीं से हम उसको कॉल कर रहे हैं। लिखिएगा हेडिंग डालकर इंट्रोडक्शन कि मैग्नेट इज अ नेचुरल रिसोर्स magnet is a natural resource which is able to attract iron and steel. Which is able to attract iron and steel. फिर हेडिंग डालिएगा दो लाइनें छोड़कर मैग्नेटिक फील्ड। लिखिएगा हेडिंग डालिएगा दो लाइनें छोड़कर मैग्नेटिक फील्ड और उसमें लिखिएगा कि इट्स अ रीजन इन स्पेस, इट्स अ रीजन इन स्पेस। ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, तो ये ख्याल रखिएगा कि ये ओ लेवल की डेफिनेशन है, सिर्फ मेमोरी कॉल के लिए हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इट्स अ रीजन इन स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which another magnet or a magnetic substance experiences a force in which another magnet or a magnetic substance experiences a force of attraction or repulsion. ब्रैकेट में लिखिएगा नॉट ऑफिशियल डेफिनेशन, नॉट एन ऑफिशियल डेफिनेशन। आप जब ए लेवल में आते हैं तो उनके अपने क्राइटेरिया हैं और वो इसको करंट के साथ जोड़ेगा, तो आप ब्रैकेट में लिखिएगा नॉट एन ऑफिशियल डेफिनेशन। हमने ओ लेवल में पढ़ा था, बोर्ड पे देखिएगा, सबको याद इंशाल्लाह आएगा क्योंकि बहुत मशहूर टॉपिक था। कुछ लोगों ने इसका स्कूल में लैब की हो शायद, कि एक मैग्नेट के आसपास हम इस तरह की वर्चुअल लाइंस बनाते हैं, ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। हम इसमें ए लेवल में क्या कनेक्शन बनाते हैं, हम ए लेवल में कहते हैं कि ये जो लाइंस हैं इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ओ लेवल में कहते थे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और ए लेवल में क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि आपने सबसे पहले पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद आपने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड और अब तीसरी और आखिरी फील्ड आ गई। तीनों में फ्लक्स था। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, और फ्लक्स एक स्केलर है। तो आपको ये समझ आ गया हो कि असल में फील्ड एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, सोर्स बदल जाता है। मास रखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी, स्टैटिक चार्ज रखोगे तो, अब एक मुश्किल कॉन्सेप्ट ओ लेवल से उठाऊंगा, अगर स्टैटिक चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और अगर मूविंग चार्ज रखूंगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कुछ लोगों को मैं याद दिलाता हूं और इसका मेमोरी फ्लैश होपफुली उनको ना भूला हो। फ्लेमिंग नाम का एक बंदा था जिसके हम अभी कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल मजबूरी है। इस बंदे ने हाथ के मुख्तलिफ रूल बनाए थे जिसके क्लासेस में जोक बनता था, बहुत सारी एंजॉयमेंट थी, लेकिन इस बंदे ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाई हमारे लिहाज से कि इसने राइट हैंड के 3 रूल्स बनाए ऐसे करके और लेफ्ट हैंड का भी एक रूल बनाया। शुक्र इसको पाँव का ख्याल नहीं आया, वरना क्लास में पाँव रखे ऊपर लोग बैठे होते।
ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आप मेरी ये बात गौर से समझ गए तो आप एक कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाओगे कि फील्ड कोई भी हो उसके बेसिक पैरामीटर सेम होते हैं। आपको जो लिखा था उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी, जो भी फील्ड होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, सब में कॉमन कॉन्सेप्ट है कि उसका फ्लक्स, उसका लाइंस का कलेक्शन होता है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो आप मैग्नेट के अराउंड बनाते हैं, बस ये फर्क है। बाकी सब में फ्लक्स है, सब में वेबर है। ये क्या था? बार मैग्नेट, और वो मनुष्य लेटर यू शेप मैग्नेट और शू मैग्नेट उसको कहते थे। तो आपने आज का लास्ट काम ये वाली ओल्ड मेमोरी उठानी है, साथ में अटेंडेंस है। आप ये वाली डायग्राम बनाए तो क्लास खत्म। नीटली बनाइएगा, अच्छे मूड से, प्यार से। लाइनें कट हो गई तो फ्यूचर कट हो जाएगा। कुछ लोग बहुत बददिली से बनाते हैं, हाथ हिल रहा होता है, पाँव हिल रहा होता है, मुंह से पानी निकल रहा होता है। इस तरह नहीं बनाइएगा प्लीज। पेपर में वो कहते हैं कि पेपर में डायग्राम्स पर दाग लगे होते हैं, लाइनें शेक हुई भी होती हैं, बार मैग्नेट भी टेढ़ा बना होता है। ऑलवेज फील कि आप लोगों की काउंसलिंग 9th में क्यों नहीं करते, जो फिजिक्स की A2 में आकर आपको ऐसी मखलूक मिलती है जो फिजिक्स से बदले निकाल रही होती है। इसको हमारे टैलेंट कहा जाता है, बच्चे की यूजलेस कंट्रीब्यूशन। ये वही बच्ची है जो फ्राइडे की क्लास में बंद हो जाती है। लोग चबे में मैग्नेट बनाते हैं पेपर में, अफसोस की बात है। और वो ये नहीं सोचते कि ये वो कंट्री है जहां साइंस को सबसे ऊपर सोचा जाता है। हमारे यकीन करें, उसने हमें स्क्रिप्ट दिखाया कि डायग्राम पर दाग लगे हुए पेपर 5 में, मतलब बच्चा चल बैठ हलवा पूरी साथ खा रहा है। एनीवेज, क्लास इज ओवर। सबके आने का शुक्रिया। बाद में